स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ देर बाद स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
मेरा स्क्रीन विजुअल है? मेरा स्क्रीन विजुअल है? कोई कंफर्म कर दो एक बार। यस सर, विजिबल है। ओके, चलो हाँ, कल क्वेश्चन सेंड किया था सॉल्यूशन, पेज थ्योरम ही लगाना था, लेकिन बाय द वे किसी को अगर प्रॉब्लम आए तो पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन है, 28 पर, एंड क्वेश्चन नंबर जो लिखा है इसमें 29 है, ठीक है, एक बार देख लो। क्वेश्चन ने बोला कि एक्स जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियल जीरो है, एक्स जीरो की जीरो वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फॉर के ग्रेटर आर इक्वल टू वन, एक्स के फॉलोज, एक्स के फॉलोज, एक्स के भी रैंडम वेरिएबल विद बाइनोमियल मीन्स एक्स के फॉलोज कर रहा है बाइनोमियल को, के कामा हाफ को, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एन इज अ पॉइसन, एन एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है जो मीन वन से है, ओके, पॉइसन विथ मीन वन, ओके, इन बोथ आर इंडिपेंडेंट गिवन है, एज्यूम दैट एन एंड एक्स के आर इंडिपेंडेंट, ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ओके, इंडिपेंडेंट, ओके, देन पूछ बोला है कि सेट करिए y इक्वल टू एक्स एन, या डिफाइन या सेट एक ही है, गिवन दैट y इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3, गिवन दैट y इक्वल टू 3, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या, ये बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम में पहले लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसको लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल टू 3 गिवन y इक्वल टू है क्या, xn इक्वल टू 3, ओके। अब बेस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अगर n गिवन xn की निकालना है तो xn इक्वल टू 3 गिवन n इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3 एंड डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू 3। अब पहले xn इक्वल टू 3 की बात कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू 3 कैसे निकालेंगे, ये कैसे फाइंड होगा बताओ, ये फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू 3 गिवन n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n, सॉरी इक्वल, इक्वल नहीं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल टू n, ओके। तो xn गिवन n ये क्या फॉलो करेगा, गिवन n इक्वल टू n, ये क्या फॉलो करेगा, ये क्या है, ये भाई गिवन n कर दिया जब, तो एक तरह से xn हो गया ना, स्मॉल n, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा क्या, बाइनोमियल, और बाइनोमियल n का हाफ, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये होगा ये एक तरह से समेशन बाइनोमियल n का हाफ यानी NC3, बिकॉज 3 पर हमें फाइंड करना है ना, 1/2 के पावर 3 एंड 1/2 के पावर n माइनस 3, ओके, तो 3 और 3 कैंसिल आउट, और प्रोबेबिलिटी n क्या हो जाएगा, e के पावर -1, और 1 के पावर n 1 ही हो जाएगा, 1 के पावर n अपन n फैक्टोरियल, ओके। और जो n होगा यहाँ पर समेशन क्या लगेगा बताओ, NC3 1/2 के पावर n 1/n फैक्टोरियल एंड e के पावर -1 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ समेशन क्या लगेगा बताओ, n इक्वल टू कहाँ से लाई करेगा बताओ, सर 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि सर x 0 पे वैल्यू k की, सॉरी k इक्वल टू 0 पे 0 और बाकी k ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू हमें पता है, तो सर n 0 से इन्फिनिटी जाएगा, राइट। जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा कि 3 टू इन्फिनिटी जाएगा, बोलो,
ठीक है, जीरो से ही लो, लेकिन आगे डिफाइन ही नहीं होगा ना, जीरो जैसे तुम यहाँ करोगे जीरो, ठीक है, तो NC3 जीरो पे डिफाइन होगा, 0 1 2 पर। इसको जब तुम ओपन करोगे नहीं सर, ये सर 3 से ही होगा वो तो n अपान n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपान n फैक्टोरियल 1/2 के पावर n। ओके, तो n कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो गया, e के पावर -1 अपान 3 फैक्टोरियल को बाहर ले लो, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, समेसन 1 अपान n माइनस 3 फैक्टोरियल 1/2 के पावर n। ओके, तो ये n इक्वल टू 3 से ही होगा, बिकॉज ये डिफाइन ही नहीं है बाकी ना, ले जीरो से डिफाइन कर तुम, लेकिन 3 से ही आगे वैल्यू वेरी करेगी ना, डिफाइन ही नहीं होगा, जीरो वैल्यू पुट करने लगेगा, ठीक है। ये 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो अब इसका सम लिख लो बस, ये वाला सम बस फाइंड करना है, तो ये सम क्या आएगा, e के पावर -1 अपान 6 हो जाएगा, समेसन क्या लिखा है, n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, वहाँ जीरो से ही करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा साल कर चुके हो तुम भाई उसमें क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर n है, ठीक है। तो अब क्या करो कि n-3 को तुम क्या पुट कर दो, y, तो n-3 को y पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, समेसन y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, बोलो यही होगा ना, ये सर एंड 1 अपान वाई फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1/2 के पावर y प्लस 3 होगा। ओके, ये e के पावर -1 अपान 6 हो जाएगा, तो 1/2 के पावर 3 यानी 1/8, e के पावर -1 अपान 6 कॉमन ले लो, और ये तुम्हारा फिर पॉइसन बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e के पावर हाफ, सॉरी e के पावर हाफ 1/2 के पावर y डिवाइड बाई y फैक्टोरियल। ओके, अब नाउ ये तुम्हारा क्या है, इसका सम क्या होगा, ये पॉइसन ही एक तरह से है, मतलब ये सीरीज एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा क्या, e के पावर हाफ। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, बिकॉज ये पॉइसन ही है ना विथ पैरामीटर हाफ, अब वहाँ e के पावर -हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बनाने के लिए, लेकिन इसका सम निकालना तो e के पावर हाफ होगा, -हाफ नहीं होगा, बिकॉज ये सीरीज का ये सम क्या होता है, लेमडा के पावर x अपान फैक्टोरियल x एंड x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका सम होता है e के पावर लेमडा, ये होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं, न्यूमरेटर क्या था, प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू 3 गिवन n इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3, तो ये तो ईजी है सॉल्व करना भाई, n की वैल्यू उसने 3 फिक्स कर दिया, तो जब n की वैल्यू 3 हो गई तो एक तरह से ये क्या होगा, x3, तो x3 क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल 3 का हाफ, 3 का हाफ ये तो फॉलो करेगा, n की वैल्यू उसने फिक्स कर दिया n इक्वल टू 3, तो ये x3 ही रैंडम वेरिएबल हो गया, और x3 रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल 3 का हाफ फॉलो करेगा, बिकॉज x के k का हाफ फॉलो कर रहा है, x के जो है ये फॉलो कर रहा है क्या, बाइनोमियल k का हाफ। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3 क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी, ये अब आ जाएगी तुम्हारी 3c3, बाइनोमियल लगा दो 1/2 के पावर 0 एंड 3। ओके, और ये क्या आ जाएगा, e के पावर -1 अपान 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ये पॉइसन है, पॉइसन 1 है, तो ऊपर वाला टर्म क्या आ गया, 1/2 के पावर 3 1/6 e के पावर -1। ओके, यही आ गया। अब इसको डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर आ गया, तो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर कर दो, तो 6 इंटू 8 e के पावर -1 अपान e के पावर -1 अपान 6 इंटू 8 वहाँ भी आया था, और e के पावर हाफ था, तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा तुम्हारा फाइनली e के पावर -हाफ। यही शायद आंसर था इसका, जिसको समझ ना आया हो पूछ ले। और वो स्टार 3 से इसलिए हुआ है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट 3 ही है, ठीक है ना, यहाँ जो स्टार्ट हुआ है यानी इक्वल टू 3 से, तो ये कॉमन पॉइंट ही 3 है, बिकॉज 3 से इंटरसेक्शन होती है एक तरह से ना भाई, 3 से ही स्टार्ट करेंगे ना, 0 से स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जब तुम सीरीज का सम फाइंड करने लगोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, वो फॉल्स है, 3 से स्टार्ट होगा, तो सीरीज तुम्हें अगर सॉल्व करे हो सीरीज, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि 3 से ना स्टार्ट हो, 0 से ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा 0 पर।
ओके, बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा क्वेश्चन था, बस बेस थ्योरम लगाना था, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा था, वहाँ पर एक्चुअली में इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्चुअली में हमें अंडर एच नॉट बात करनी थी, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कल चाहे जिस मूड पे रहा हूँ, लेकिन सवाल उस समय माइंड पे अटाई वो क्लिक नहीं कर रहा था। कह रहा एफ ऑफ थीटा एक्स जो है ये है 1/बीटा थीटा, वो प्रोपोर्शनल दिया है लेकिन 1/बीटा थीटा ही आएगा कांस्टेंट, ठीक है। एक्स के पावर थीटा माइनस 1 इन 1 माइनस एक्स के पावर थीटा माइनस 1, ओके। देन उसने बोला है कि 0 to x to 1 ये इसका रेंज है। पेज नंबर 29 है, ठीक है, पेज नंबर 29 पे है क्वेश्चन। एंड टेस्टिंग तुम्हारी है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो एच नॉट है थीटा इक्वल टू 1 एंड h1 जो है तुम्हारा वो है थीटा ग्रेटर 1, ओके। अब उसने बोला कि कौन सा क्रिटिकल रीजन किस फार्म का होगा, तो देखो इसमें क्रिटिकल रीजन अगर फार्म का पूछे तो तुरंत ऑप्शन चेक करो, और ऑप्शन में जिसकी वैल्यू अल्फा आ जाए अंडर एच नॉट तो वही होगा क्रिटिकल रीजन, ठीक है ना। कभी क्रिटिकल रीजन फाइंड मत करने लगना, वहाँ तुरंत ये देखना कि क्रिटिकल रीजन जो तुम्हारा आएगा, एक ही स्टैटिस्टिक की बात किया एक्स की ओनली, तो तुरंत तुम चेक करो। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 1 माइनस अल्फा कामा 1, ओके। तो अब ये बताओ मुझे, इसका प्रोबेबिलिटी ये आना चाहिए 1 माइनस अल्फा ग्रेटर एक्स ग्रेटर 1 इज इक्वल टू अल्फा आना चाहिए, कब, अंडर एच नॉट। तो अंडर एच नॉट तुम्हारा एफ एक्स क्या है, अंडर एच नॉट एफ एक्स जो है ना, अंडर एच नॉट थीटा इक्वल टू 1 है, अंडर एच नॉट थीटा इक्वल टू 1 है। तो जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू 1 रखोगे ना तुम, तो ये आ जाएगा 1/बीटा 1 कामा 1, और बीटा 1 कामा 1 जो होता है ये होता है यूनिफॉर्म 0 कामा 1, ओके। ये यूनिफॉर्म 0 कामा 1 होता है, ठीक है। तो अंडर अंडर एच नॉट जो एफ एक्स है वो यूनिफॉर्म 0 कामा 1 है। तो अब ये तो इजी फाइंड कर लोगे यूनिफॉर्म में प्रोबेबिलिटी, ये तो फाइंड करो इसको, इंटीग्रेशन 1 माइनस अल्फा टू 1 1 इंटू डी एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, ओके। तो अल्फा के इक्वल आ गया, ठीक है। और चेक करो, एक शायद सी ऑप्शन में था ना, एक चेक कर रुको, लेकिन इसमें शायद 2 दे दिया ना, 0 टू अल्फा है, एक है इंटरवल। तो ये तुम्हारा इसको जब करोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 टू एक्स टू अल्फा, ओके। सो दिस इज 0 टू अल्फा इंटू डी एक्स, ये भी अल्फा की इक्वल आएगा, ये भी अल्फा की इक्वल आ रहा है ना, सेकेंड भी अल्फा की इक्वल है। एक मिनट वेट करो, थर्ड ऑप्शन देख चेक करते हैं। ये भी अल्फा की इक्वल है, इन दोनों को डिफरेंस ले लो बस, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा की इक्वल है। यहाँ तो सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट अल्फा की इक्वल है, डी वाला भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ सारे अल्फा है ना, ये भी अल्फा बाई 2 के इक्वल है, ठीक है, ये भी अल्फा के इक्वल है। तो ये मतलब इसका सारे का जो वो है क्या है,
अब देखो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट की बात कर रहा है ना वो, तो अब तुमको पावर फाइंड करनी पड़ेगी। पावर एक ही टेस्ट की मैक्सिमम होगी। अब इसमें देखो पावर भी तुमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबकी साइज अल्फा कर दिया उसने, सबकी साइज अल्फा, तो अल्फा से तो तुम वो नहीं कर सकते निगलेक्ट, जिसमें तुमको पावर फाइंड करनी पड़ेगी। तो पावर के लिए क्या करोगे, थीटा अंडर एच नॉट थीटा ग्रेटर वन दिया है, ओके। थीटा ग्रेटर वन मतलब तुम थीटा की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दो, या तो थीटा नॉट कर दो और थीटा नॉट ग्रेटर वन कर लो, ठीक है। लेकिन थीटा नॉट पे क्या होगा कि इंटीग्रेशन तुम्हें करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो तुम 2 ले लो, 2 लेने से शायद कुछ क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे पावर, मैं ये कह रहा हूँ कि पावर जैसे फाइंड करोगे, पावर क्या होता है, पावर किसी भी टेस्ट का पावर क्या होता है बताओ। पावर ऑफ टेस्ट क्या 1 होता है, minus beta. पावर ऑफ टेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन, मतलब एक्स बिलोंग टू ओमेगा या सी कह दो, गिवन गिवन h1 is 2। H1 reject techno, H1 is true. Yes sir. ओके, ये पावर होता है। तो अब h1 तुम्हारा कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं, उसने बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ी एक वैल्यू ले लो 2 पर, तो देखो 2 पर पावर एक की ही मैक्सिमम होगी और किसी की मैक्सिमम नहीं हो सकती पावर, एक ही टेस्ट की मैक्सिमम होगी, और जिस टेस्ट की मैक्सिमम पावर है वही तुम्हारा मोस्ट पावरफुल हो जाएगा। तो वैसे वैसे ही करना है, जैसे पहले ऑप्शन को चेक करो तुम, पहले ऑप्शन को चेक करोगे तो 1 माइनस अल्फा 2, जब ये क्रिटिकल रीजन तुम्हारा होगा, और जब तुम अंडर h1 बात करोगे तो थीटा इक्वल टू 1 2 पुट करोगे, तो थीटा इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी 1 बीटा 2, 2 एंड x के पावर 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स के पावर 2 माइनस 1, ओके। तो बीटा 2, 2 की तो वैल्यू होगी एक फिक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर लोगे क्या, x 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, बीटा 2, 2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, या गामा 4 अपन गामा 2, ओके, ये कांस्टेंट। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 माइनस 1/2 माइनस, आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 1 माइनस अल्फा टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो जो वैल्यू देगा वो होगा 1/2 माइनस का 1/3 माइनस 1 माइनस अल्फा बाई होल स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस 1 माइनस अल्फा होल क्यूब बाई 3, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो अब तुम्हें पावर में मैक्सिमम चेक करना है ना, इसको सॉल्व कर लो। अब क्या करना कि अल्फा एक फिक्स कर लेना, अल्फा भी फिक्स कर लो। ये सॉल्व करने का मतलब तरीका हम बता रहे हैं एग्जाम में कैसे, लेकिन ये सवाल थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, मैं और अच्छा सोल्यूशन ही बताऊंगा ये, लेकिन एग्जाम में तुम वो सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में यही सोल्यूशन बेटर रहेगा। अल्फा भी एक फिक्स कर लो, अल्फा को 10% ले लो, अल्फा को तुम 10% ले लो, 10% मान लो फिक्स कर देना, तो इससे क्या हो जाएगा कि इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर लूंगा ना मैथमेटिकली, तो कुछ नहीं होगा वहाँ अल्फा, फिर वहाँ पर क्या होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ता है, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे ना तो फिर बताओगे कि पावर किसका मैक्सिमम होगा। तो इसलिए जब किसी एग्जाम में सॉल्व करना हो और थ्योरेटिकल, जब सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं CSI या नेट, तो यहाँ तुम हर एक वैल्यू को फिक्स करके देखो। नहीं वैसे ये टेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है, अगर तुम नॉर्मल सॉल्व करोगे सब्जेक्टिव अप्रोच देखना, जैसे मान लो ISI में यही क्वेश्चन आया होता, तो ISI में तुम सॉल्व करते उसको दूसरे अप्रोच से सॉल्व करोगे, उसमें ऐसा फिक्स नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि फिक्स करने पे तो नहीं, आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वैसे तो नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन CSI या नेट में क्वेश्चन पूछा गया है तो तुम अल्फा अपना फिक्स कर लो, थीटा H0 पे H1 पे भी थीटा ग्रेटर 1 है तो 2 फिक्स कर लो, इससे इजी होगा कैलकुलेशन।
एक चीज इस पे और लग सकता है, कर्लिन रबिन थ्योरम से क्वेश्चन शायद सॉल्व हो, क्योंकि टेस्टिंग वैसी ही है। या तो एक चीज और है, इसका लाइक्लीहुड लिखो और क्या फाइनली लाइक्लीहुड लिख के क्रिटिकल रीजन फाइंड करो और क्या। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, लाइक्लीहुड लिखना और क्या। लाइक्लीहुड में तुम्हें थीटा का वो निकालना पड़ेगा, एमएलई। भाई एक सॉल्व करने का तरीका ये हो गया, ये तो मान लो सॉल्व कर देना ऐसे, और फिर अगर तुम्हें फाइंड करना है तो तुम लिखो लाइक्लीहुड लाइक्लीहुड का मतलब लाइक्लीहुड रेशियो। ओके, जब लाइक्लीहुड रेशियो लिखोगे तो लाइक्लीहुड रेशियो वाली प्रॉब्लम हमेशा 2 पेज 3 पेज में जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पहले एमएलई निकालोगे थीटा का, जो एमएलई आएगा, फिर नीचे एक बार L1 लिखोगे और L0 लिखोगे, तो L0 में तो चलो फिक्स है, नीचे तो 1 हो जाएगा, लेकिन जो L1 आएगा, L1 में तुम एमएलई पुट करोगे, है ना भाई। L1 जो आएगा वहाँ एमएलई पुट करोगे, और x का एमएलई क्या होगा, इसका एमएलई क्या होगा। चलो एक ही रैंडम सैंपल है, इजी है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक है तो इजी हो जाएगा थोड़ा। इसका एमएलई क्या होगा, एक्स के पावर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स के पावर थीटा माइनस 1 का। बताओ इसका एमएलई थीटा का। इसमें थीटा का एमएलई क्या होगा। बोलो। इसमें तो क्रिटिकल रीजन है। हाँ, लो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई और प्रोडक्ट वो सॉरी एक्स और 1 माइनस एक्स ही आएगा ना। क्या एमएलई, यस सर। x इंटू 1 माइनस एक्स कैसे आएगा। नहीं सर, कॉमन नहीं नहीं नहीं, इसमें थीटा तो एक ही है, अलग अलग के लिए। जैसे नॉर्मली अगर बीटा अल्फा का में बीटा होता है तो उस केस में तो शायद सब कुछ ऐसा ही आता है। बीटा अल्फा का बीटा में क्या आता है, शायद जैसे लाइक्लीहुड लिया तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई हो जाएगा, और 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस एक्स आई बीटा के लिए। नहीं, आई थिंक ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होती है। नहीं, जो सफिशिएंट होगी उसी फॉर्म में एमएलई आएगा। सफिशिएंट एमएलई इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। देखो इसको सॉल्व करना बाय डिफरेंशिएशन सॉल्व करना टफ है, मैं बता रहा हूँ इसका तुम सफिशिएंसी कैसे लिखना। इसका सफिशिएंसी जो लिखना वो एक्सपोनेंशियल फैमिली में ले जाना, ठीक है। एंड इसका जो एमएलई लिखना है, तो एमएलई तो हम एक्सपोनेंशियल फैमिली से बता नहीं पाते कि एक्सपोनेंशियल का तो एमएलई, लेकिन ये सफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो बस इसमें कुछ है कि तुमको कुछ डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, जैसे लॉग, कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन होते हैं जो इसमें पता होते हैं। अगर वो डिफ्रेंशिएशन पता है तो हो जाती है एमएलई। मैं सोल्यूशन भेज दूंगा इसके एमएलई का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें तो एक्स ग्रेटर सी आना चाहिए क्रिटिकल रीजन, फाइनली एक्स ग्रेटर सी ही आएगा। यस सर। नहीं सर क्योंकि ये एमएलआर बन रहा है, इंक्रीजिंग है, नहीं, तो ये एमएलआर होता है प्रोडक्ट ऑफ, जो बीटा होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो एमएलआर एक्स के टर्म में नहीं होगा। यस सर, वो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई होता है।
बट यहाँ पे सर सिंगल नहीं नहीं, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है तो x इज ग्रेटर देन k हो जाएगा, एक ही वेरिएबल दिया है ना उसमें, और k की वैल्यू भी ऐसे फाइंड करते हैं अंडर h नॉट। एक्चुअली उसने यस सर। एक ही वैल्यू दिया है ना, एक ही वैल्यू दिया है, तो MLR कैसे, मतलब MLR वो x के टर्म में MLR नहीं आएगा इस पे जो MLR आएगा, अगर तुम n रैंडम सैंपल की बात करोगे तो MLR आएगा जो, वो ऐसे चेक करेंगे ना कि मान लो x रैंडम सैंपल है तो इसका लाइक्लीहुड होगा प्रोडक्ट एक्स आई की पावर थीटा माइनस वन एंड वन माइनस एक्स के पावर एंड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वन माइनस एक्स आई के पावर थीटा माइनस वन, ये भी होगा आई इक्वल टू वन टू एन। ओके, देन तुम्हारा डिवाइड बाई समथिंग मान लो, उसको छोड़ो बीटा को, बीटा थीटा थीटा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ भी लिख दो वन अपान बीटा थीटा कामा थीटा के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा लाइक्लीहुड हो गया। अब लाइक्लीहुड हम क्या करते हैं, एल ऑफ थीटा टू डिवाइड बाई थीटा वन करते हैं एल आर के लिए। हेलो सर। हाँ बोलो सर इसका मीन तो हाफ होगा, तो हाफ के रिस्पेक्ट में तो सिमेट्री होगा, तो वहीं पे तो मैक्सिमम मिलेगा ना, तो उसके हिसाब से तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाफ के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो हाफ पे क्या एमएलई मिलेगा? हाँ सर। ये थ्योरम कौन सी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उस, मुझे थ्योरी समझ नहीं आई तुम्हारी की, जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म 0,1 है, यूनिफॉर्म 0,1 किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ठीक है, यूनिफॉर्म माइनस थीटा कामा थीटा है, यूनिफॉर्म माइनस थीटा कामा, नीचे यहाँ पे तो बीटा फंक्शन है, हाँ बीटा तो एक इसका ग्राफ देखेंगे हाँ तो एक दिया हुआ है 0 से लेकर 1 तक, तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा कि, या फंक्शन को भी देख के हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर हाफ ही लेंगे ना तो तभी तो मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पे। वो तुम्हारी बात राइट है कि इसका एमएलई जो होगा हाफ होगा, ये बात राइट है, बिकॉज ये क्वेश्चन एक बार गेट पे भी आया था, लेकिन उसने लॉग वाला फंक्शन दिया था। लेकिन इसका जो एमएलई हम फाइंड करेंगे फाइनली वो हाफ ही आ जाएगा। अब मैं वो इमेली वो एक्सपेक्टेशन से बोल रहा हूँ, बीटा का जो अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा होता है उसके बेसिस में, तो तो उसके बेसिस में सिमेट्री होगा, तो तो हाँ ठीक उसी है, हिसाब एमएलई हाफ आ जाएगा। देन कैसे प्रोसीड करोगे सी ऑफ से? देन सर जो ऑप्शन है, हाँ देखिए उसमें हाफ बिलोंग करना चाहिए कि जैसे वहाँ पे ऑप्शन में जो आपने लिखा, सी ऑप्शन में मैंने देखा कि 1 - α/2 से लेके 1 + α/2, ओके तो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि जिसमें मैक्सिमम हमें एरिया मिल जाए, तो एरिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बीच वाला जिसमें हाफ के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा तो उससे ही मैक्सिमम एरिया मिलेगा, तो उस हिसाब से तो सी मैक्सिमम एरिया होता है, क्योंकि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरफ देखेंगे तो मुझे बीच वाला रीजन जो हाफ को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो उसी में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो पहला दो तो नहीं होगा क्योंकि पहला दो तो 1 के रेस्पेक्ट में आई थिंक सिमेट्रिक नहीं है आपके रेस्पेक्ट में, अगर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे लाइक्लीहुड है और भी कुछ निकालने जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा बहुत। उससे तो क्वेश्चन लेंदी हो रहा है लाइक्लीहुड से। तुम्हारे कहने का मतलब क्योंकि ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल से सब तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढना है जिससे मैक्सिमम एरिया हमें मिले, तो हाफ अगर उसका एमएलई है तो उसके अबाउट जो सिमेट्रिक एरिया मिलेगा हमें उसमें ही तो मैक्सिमम मिलेगा ना, वही तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं फाइंड करना इसमें, ये किसने कहा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है?
नहीं, वो जो अल्फा जो दिया हुआ है, अल्फा क्वेश्चन में तो था। क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा है क्या? एक तो सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी अलग होती है। होता क्या है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो वो होता है मीन के करस्पॉन्ड में सिमेट्रिक, मीन और मीडियन होते हैं, बट मोड हमारा वेरी करता है। हम डायरेक्टली, और कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है कि अगर मीन हमारा इतना है तो वो सिमेट्री इसके अराउंड होगा। पहली चीज तो ये है। और अपने इस केस में पावर को मैक्सिमाइज करना है। पावर का कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्या रिलेशन है? एक्चुअली में जो तुम समझ रहे हो, जो भी बोला जिसने भी वो जो समझ रहा है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं फाइंड करना, यहाँ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट का क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। बात समझ में आई? हाँ सर ठीक है, लेकिन क्रिटिकल रीजन अगर हम देखेंगे तो अल्फा को देखो, सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया, तुम अल्फा फिक्स कर लो और इनका क्रिटिकल रीजन उठा लो। ठीक है, इसको एक्स के बीच, ये क्रिटिकल रीजन है, मतलब एक्स के बीच इनकी वैल्यू है। अल्फा फिक्स कर दो एक, और थीटा एक फिक्स कर दो। उसमें जिसमें पावर मैक्सिमम हो आंसर वही होगा। ये पहला जो मैंने पहला प्रोसीजर बताया था कि इसको इलिमिनेट करना सीखो। मतलब मैंने पहले बोला था ना कि ये, हाँ, ये सबका अल्फा है, इससे तो इलिमिनेट हुआ नहीं। सेकेंड चीज मैंने बोला कि अल्फा को फिक्स कर दो अपना 10%। सबके लिए तुम अल्फा का 10% फिक्स करो तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि तुमने अल्फा फाइनली फिक्स कर दिया। थीटा भी फिक्स कर लिया 2, तो ये टेस्टिंग तो वही रही ना, टेस्टिंग तो बदली नहीं। टेस्टिंग थीटा ग्रेटर 1 की ही रही। और यहाँ पर देख लेना कि थर्ड का ही मैक्सिमम आएगा पावर, तो थर्ड ही यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब होता है कि फंक्शन तुम्हारा या तो ओवरऑल इंक्रीजिंग ही होगा या ओवरऑल डिक्रीज करेगा। कहीं वो फिर ग्राफ, वो कहीं बॉट टप टाइप कर्व नहीं बनेगा। बॉट टप टाइप कर्व जब बनता है तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट जो पहला मैंने ऑप्शन बताया था वो अभी इलिमिनेट करने के लिए इसमें बेस्ट है। लेकिन जो अभी तुम बता रहे हो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, एक बार तुम मुझे उसकी थ्योरी भेज देना, एंड हम अप्लाई अगर कर सकते हैं तो करेंगे। नहीं, बाय द वे मैं इसको कर्लियन रॉबिन थ्योरम, मतलब अभी मैं इसका थ्योरेटिकल अप्रोच सॉल्व करके मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अभी मेरे माइंड में आ रहा है यार, थोड़ा बुक्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडम आते हैं। ये सब टेस्टिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल अप्रोच अगर देखना, लेकिन वहाँ थ्योरेटिकल अप्रोच तभी काम कर पाएगा जब तुम्हारी थ्योरी याद की टाइप हो। ठीक है ना, लेकिन जो पहला अप्रोच बोला उसी अप्रोच से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला अप्रोच चेक कर लो, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करो। इसमें सारे टेस्ट तुम्हारे यूनिफॉर्म नहीं हो सकते, एक ही यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। बस अल्फा को फिक्स कर लेना एंड पावर देख लेना, तुम्हें एक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसका जो थ्योरेटिकल अगर देखना आपको तो मैं सॉल्व करके सेंड करता हूँ। थ्योरेटिकल वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिल जाएगा। मुझे पता, टेस्टिंग थोड़ा वो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो तुम टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। ओनली मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि तुम टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। तुमको सिर्फ जो मैंने बोला वो वाली टेस्टिंग करना, जो मैं आपसे बताया कि ऐसे इलिमिनेट होते हैं ऑप्शन, तो ऐसे इलिमिनेट कर लेना, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन सही करना है मोटो ना, सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए मैं बुक्स बता दूंगा, क्वेश्चन में सोल्यूशन भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कभी उस प्रोसेस से मत जाना सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, अब आते हैं ये कोवेरियंस वाला भी हो गए थे। उसके बाद हाँ, हजार्ड रेट का रिलायबिलिटी है, MM1 मॉडल, ट्यूनिंग थ्योरी है, किंग थ्योरी बाद में होगा। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। 48 क्वेश्चन है, पेज नंबर है 58। पेज नंबर 58 में जाओ। पेज नंबर 58 में क्वेश्चन कर रहा है x1 x2 भी IID रैंडम वेरिएबल्स व्हिच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट x1 और x2 जो IID हैं, एंड दिस इज फॉलोज यूनिफॉर्म 0, थीटा। ओके,
और फिर बोला है कि अंडर मतलब एच नॉट टेस्टिंग जो है वो थीटा इक्वल टू 1 है वर्सेज H1 जो है वो थीटा इक्वल टू 2 है। ओके, फिर बोला है कि हुज आर द फॉलोइंग टेस्ट हैज पावर लेस आर इक्वल टू साइज तुम्हारा लेस आर इक्वल टू 0.5 है एंड पावर किसका ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में तुमको चेक ही करना पड़ेगा। पहला उसने क्रिटिकल रीजन दिया क्या, मैक्सिमम ऑफ x1 कामा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1.6, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा मिनिमम ऑफ x1 कामा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0.4 सॉरी 1। जो तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा वो है x1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0.4। जो चौथा ऑप्शन है वो है x1 माइनस x2 x1 ग्रेटर x2 या x1 माइनस x2 ग्रेटर 0 कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 माइनस x2 ग्रेटर 0, ठीक। अब पहले ऑप्शन में आओ, तो पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में मैक्सिमम है क्रिटिकल रीजन। तो अगर देखो अगर इसका साइज ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 0.5 है तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वाला पीडीएफ निकालेंगे, बता रहे उससे हैं फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। एच नॉट ई ट्रू और एच नॉट ई ट्रू पर ये क्या है, x1 और x2 तुम्हारे यूनिफॉर्म 0,1 है, यूनिफॉर्म 0,1 है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम दो में है तो बीटा ये x ऑर्डर 2 है तो x ऑर्डर 2 क्या फॉलो कर जाएगा, बीटा 2,1 फर्स्ट काइंड, बीटा 2,1 ओके। यूनिफॉर्म 0,1 में बीटा 2,1 ही तो फॉलो करेगा। तो बीटा 2,1 जैसे फॉलो करेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये तुम्हारा करा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑर्डर 2 ग्रेटर 1.6। तो इसको लिख लो कम 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो x ऑर्डर 2 लेस 1.6। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 टू 1 x ऑर्डर 2, ये 0 ही आ जाएगा भाई, ये 0 ही तो आ जाएगा क्योंकि ये पूरा पीडीएफ अपने होल रेंज से बाहर जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। भाई ये 0 से 1 ही वैल्यू ले रहा है और 0 से 1 वैल्यू ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पीडीएफ ही है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 हो गई। तो यहाँ से भी देख के बता सकते हो भाई मैक्सिमम 1.6 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1.6 से बड़ा है तो 1 से बड़ा ही होगा मैक्सिमम, या इसको लेस कर लो। मतलब इसमें ये जैसे x ऑर्डर 2 लेस आर इक्वल टू 1.6 है तो इसका मैक्सिमम ही 1 है, तो 0 से 1 इसकी वैल्यू ही 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो पहला तो ऑप्शन फॉल्स हो गया, मतलब पहला गलत हो गया। पहले की लेस आर इक्वल टू 0.5, अच्छा लेस आर इक्वल टू 0.5 बोला है, इक्वल टू 0.5 तो है नहीं, तो एक कंडीशन तो ये होल्ड कर नहीं रहा है, 0.5 की तो इक्वल है नहीं, लेस है। तो ये तो फॉल्स हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड क्या कह रहा है, मिनिमम ऑफ x ऑर्डर 1। देखो अब इसको या तो तुम डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करो या तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगा दो तुम। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अंडर एच नॉट जब तुम बात करो अंडर एच नॉट इज 2 तो यूनिफॉर्म 0,1 है तो ठीक है तुम उससे सॉल्व कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमको नोन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्साई तुम्हारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को और आईआईडी है, आईआईडी रैंडम वेरिएबल। तो तुम्हारा एक्स ऑर्डर 1 जो है ये क्या फॉलो करता है, बीटा फर्स्ट काइंड 1,n, 1,2 को फॉलो करेगा, ओके। सो इसका जो पीडीएफ आएगा वो क्या आएगा, इसको 1 माइनस कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से 1, ओके। तो ये भी 0 हो जाएगा,
ये भी तो 0 हो जाएगा भाई। यहाँ एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 1 लिखोगे तुम तो ये भी तो 0 ही जा रहा है, तो ये भी फाल्स हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई कि 0 क्यों हुई इसकी वैल्यू? सर ओके सर, लेकिन सर 0 हो रहा है तो 0.5 से तो छोटा ही है। तो इक्वलिटी तो नहीं होल्ड कर रहा, इक्वलिटी भी होल्ड करनी चाहिए ना। आर तो नहीं बोला उसने आर नहीं बोला, उसने बोला दोनों सिंबल होल्ड करे। अगर मान लो लेस तुमने कर दिया तो इक्वलिटी एक ऐसा मिलेगा जो इक्वल होगा 0.5 के। 0.5 के अगर इक्वल हो गए तो लेस तो है, ये 0.5 से इक्वल है तो अच्छा आप बोल रहे हैं कि 0.5 ही आएगा तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों एक साथ होल्ड कर रहे हैं। हाँ 0.5। अच्छा चेक करो, पावर भी चेक करो, इसका पावर भी चेक करो। मैं वही सोच रहा था कि ये तो सही है, लेकिन इसको अगर सही मान ले तो पावर निकालेंगे तो वो आई थिंक ज्यादा या कम होगा। तब उसके हिसाब से पावर भी हो सकता है बड़ा हो। पावर चेक कर लेना, ठीक है। इसको तुम सही मान रहे हो, इसका पावर क्या आएगा? पावर हो जाएगा जो तो अंडर एच, अंडर क्या करेंगे हम बात? अंडर 2 की बात करेंगे, मतलब थीटा इक्वल टू 2, तो मतलब ये यूनिफॉर्म 0,2 है तो ये बाई 2 करो यहाँ, बाई 2 तो ये ठीक है, बाई 2 कर दोगे यहाँ तो ओके नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स ऑर्डर 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज फॉलोड बीटा कामा बीटा फर्स्ट काइंड 1,2। ओके, तो जब तुम इसको फाइंड करोगे तो ये अब तुम इसका जो पीडीएफ लिखोगे तो क्या होगा इसका पीडीएफ? ये 1 माइनस 2, तो ये 0 to 1 एंड एफ ऑफ एक्स ऑर्डर 1 इंटू, ओके, एम 0 से हाफ हो गए ना, तब भी तो ये 0 आएगा, पावर भी। एक मिनट पावर निकाल लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, समझ गए पावर निकालते हैं, ठीक है? देखो वो कह रहा है थीटा इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, ठीक है? थीटा इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, ठीक है? अंडर H1 की बात कर रहा है, ठीक है? तो अंडर H1 ये बताओ कि x1 क्या फॉलो कर रहा है? xi सारे यूनिफॉर्म 0,2, तो इसको 1 बना लो, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, xi बाई 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉलो कर गया क्या? यूनिफॉर्म 0,1। सो मिनिमम ऑफ xi बाई 2 दिस फॉलोज क्या? ये क्या फॉलो कर गया? ये फॉलो करेगा बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड 1,2। ओके, अब हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स ऑर्डर 1 कामा एक्स ऑर्डर 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 2। तो एक तो चांस था कि तुम डायरेक्ट कर लो इसको, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं। जब मिनिमम अगर किसी नंबर से बड़ा है तो दोनों नंबर बड़े होंगे, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है 1 से 2, 1 से 2 2 इंटू डी एक्स, फिर 1 से 2 dx1 कर दो, फिर 1 से 2 2 इंटू dx2 कर दो। 2 मत करो यहाँ, 1/2 करो। ओके, 1/2 एंड 1/2। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 इंटू 1/2, तो 0 थोड़ा आएगा, ये 1/4 आएगा। तो 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है बताओ? 0.25 ना, 0.25 वो तो लेस हो गया ना पावर, तो ये ग्रेटर कहाँ है 0.5 से, तो ये फाल्स हो गया ऑप्शन, ठीक है ना? ये फाल्स ऑप्शन हो गया, समझ रहे? जिसको क्लियर ना हुआ हो पावर भी निकाल ले, ठीक है? पावर भी निकालना बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि ऐसे तुम नहीं वो कर सकते। पहले में भी पावर ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? देख लेना। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या करा कि x1 0.5, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगी तो निकालो तो पावर ही डायरेक्ट इसका निकालो तुम। जब पावर इसका निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 से 2 तक जाएगा ये, एंड 1/2 इंटू डी एक्स। इसका पावर क्या आएगा बताओ?
2 माइनस 0.5 बाई 2 तो हो जाएगा 1.6 बाई 2। ओके, तो इसका पावर क्या आएगा? जीरो पॉइंट एट, यही आएगा ना? हाँ सर, ये ग्रेटर आ गया, यही सही होगा। ठीक है, ये ग्रेटर आया, लेकिन इसका वो चेक कर लो साइज। जब साइज होगा इसका चेक करोगे तो ये क्या आएगा? एक्चुअली यहाँ प्रोबेबिलिटी का ही पूरा काम था, उसमें बस तुम्हें डिफिनीशन पता होना चाहिए। जब साइज निकालेंगे तो अंदर हम H1 H0 बात करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.4 से, साइज में बस 2 से डिवाइड, साइज में क्या हो जाएगा 0.4 से 1 जाएगा एंड dx तो ये जाएगा 0.5। ओके, ये 0.6 ना आया साइज, साइज इसका कहाँ आ रहा है? इसका ये साइज तो गलत है। ये तो फॉल्स ऑप्शन है ना। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ ट्रू होगा, बिकॉज फोर्थ ट्रू होने का रीजन जानते हो क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला है, अब तो मैं बता, इसको देखकर ही लगा सकते हो। उसने ये बोला है ना, देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसने फोर्थ क्यों ट्रू किया है। देखो अब मुझे ये बताओ, तुम अंडर H0 बात कर रहे हो, ठीक है, अंडर H0 x1 और x2 का वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है, 0,1 है। तो ये बताओ जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे x1 ग्रेटर और इक्वल टू x2 तो ये हमेशा हाफ होगा, ये हाफ आएगी आएगी, बिकॉज दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये हाफ आती है सेम डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर IID रैंडम वेरिएबल से जब तुम पावर निकालोगे तब भी IID रैंडम वेरिएबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई? उस हिसाब से हाफ ही होगा, वो भी हाफ हो दोनों तो जाएगा, सेम ही। क्योंकि अंडर H1 ये फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म 0,2 को, तो भी ये हाफ हो जाएगा। तो ये तो देख के ही लगाने वाला क्वेश्चन था कि इसमें डी ट्रू होगा। ये MSQ क्वेश्चन था क्या? अच्छा MSQ था इसलिए सॉल्व करना पड़ सकता, लेकिन फोर्थ तो ट्रू है, बिकॉज ये IID रैंडम वेरिएबल है और IID में ग्रेटर प्रोबेबिलिटी हमेशा या लेस हो या ग्रेटर हो, ये भी प्रोबेबिलिटी हमेशा तुम्हारी हाफ आएगी IID में, ये भी प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी। IID है x1 और x2, तो तुम सॉल्व कर लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी लगा लो, चाहे तुम इन जनरल कंटिन्यूअस दिया हो या ना दिया हो तो भी सॉल्व हो सकता है ये, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1/n फैक्टोरियल, अगर n रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये 2 रैंडम वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, so दिस इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि या x1 x2 से छोटा होगा या x2 x1 से छोटा होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा, तो एक छोटा है तो दूसरा हाफ ही चीज तो मिलेगा है, ना। वही चीज है, फाइनली है वही चीज कि दो हमारे पास 2 सैंपल स्पेस है और एक फेवरेबल इवेंट है, तो 1/2। या तो सर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि वो जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है x1 x2, हाँ वो होता एरिया है तो, निकाल के। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थ्योरी लगा लो, इसको सॉल्व करने के लिए थ्योरी लगाओ। इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे कि x2 to 1 जाओगे एंड देन तुम जाओगे 0 to 1, ओके, एंड dx कर दो, dx1 एंड dx2 कर दो। तो इसको सॉल्व dx1 करोगे dx2, तो ये हाँ। क्या आएगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस x2। ओके, 1 माइनस x2 आएगा, और 1 माइनस x2 का इंटीग्रेशन और करो x2 के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x, मतलब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनली जब वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस और 1/2, ठीक, ओके, 1/2, हाँ। तो 1/2 आ गया। ओके, समझ में आ रहा? मैथ वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा तेज बताया है। देखो मैथ वालों के लिए मैं एक चीज बता दूं, देखो कभी ये प्रोबेबिलिटी xi x1 x2 xn कभी तुम्हारा IID दिया हुआ IID
और एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं पूछ रहा हूँ x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कोई क्या होगा जो स्टैट्स से है। 1 by factorial n होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमेशा सर यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल होती है, ठीक है। तो वही केस वही चीज यहाँ भी फॉलो किए हैं। x1 दो रैंडम वेरिएबल था, x2 इक्वलिटी लगाओ या ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। आईआईडी ही रैंडम वेरिएबल्स है, आईआईडी मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करो, n इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने हाफ डायरेक्ट कर दिया था। बाकी तुम इसमें बाई डिफिनीशन जा सकते हो कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये इसकी लोअर रेंज है, तो लोअर रेंज टू अपर रेंज एंड सेकेंड वाले वेरिएबल की रेंज होल, ओके। देन इसको इंटीग्रेट किया तो हाफ आ गया। किसी को अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ नहीं आगे बढ़े। अब आते हैं 40, वैसे तुम इसको कर लोगे 49 पे 49 क्वेश्चन है, जैसे इसके नीचे है। वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स विद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एफ एंड जी। एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल है जिनके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ और जी। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। एफ एक्स होगा, अगर वाई को हम रैंडम वेरिएबल रखेंगे तो जी ऑफ एक्स नहीं कर सकते ना, जी ऑफ वाई लिखो ना, उसने जी ऑफ एक्स लिखा है ना। अच्छा, उसने क्या कहा, एज्यूम दैट एफ इज अ कंटीन्यूअस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्स आर नेसेसरी क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑप्शन पे आओ। पहला ऑप्शन कह रहा है 1/2 1 माइनस, उसमें एक फाइनली एक रैंडम वेरिएबल बना रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस, एक ही वैल्यू लिया उसने एक्स। तो इसमें तुम क्या करो, इसको डॉट कर दो, ठीक है, एफ डॉट कर लो, ठीक है, एफ डॉट जी डॉट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं। सर वो बोलिए कि कौन कौन कॉन्टिन्यूअस है, कौन नहीं सर, दोनों चेक करके एफ बताता हूँ। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ, तो दोनों माइनस यहाँ पे g -x है तो नहीं होगा ना, दोनों क्योंकि सीडीएफ है, सर दोनों देखिए यहाँ पे ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे -x दिया हुआ है g के अंदर, तो g सर अगर राइट नहीं होगा ये, क्योंकि जी राइट होगा ये। कॉन्टिन्यूअस वाला तो नहीं सेटिस्फाई करेगा जी के रिस्पेक्ट में। नहीं, ये जब भी दो हमारे पास पीडीएफ होते हैं तो उनका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो जो बनेगा वो हमारा भी पीडीएफ होता है, तो यहाँ पे बन रहा है। सर ऐसे कैसे होगा, क्योंकि एफएक्स तो कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जी के रिस्पेक्ट में तो गलत हो जाएगा। चार तो प्रॉपर्टी हमें देखना पड़ता है। चार प्रॉपर्टी तो देखेंगे, बताओ अब तुम लोग। हम्म अपने ने लाजी तो एक लोग दो, पहले जो कह रहा है क्यों नहीं है ये बताओ। हम सर इसलिए बोल रहे हैं कि जी एक्स राइट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि वो सीडीएफ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जी ऑफ -x जब करेंगे तो वो तो राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोलता तब होता, -x करेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, तब तो राइट कॉन्टिन्यूअस कैसे मिलेगा हमें। और सर मेरा ये कहना है कि अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है तो जो उनके कॉम्बिनेशन से दोनों पीडीएफ के जो और सीडीएफ से जो बनेगा वो भी मेरा पीडीएफ और सीडीएफ ही होगा। एक कॉम्बिनेशन है। अगर सर जीएक्स को अगर कंटिन्यूअस ले लें तो जी -x को 1 माइनस का जीएक्स करेंगे और इस हिसाब से सर हमें मिल जाए। सिमेट्रिक है क्या जीरो के बाद? जी तो कॉन्टिन्यूअस दिया नहीं है, जी तो सिर्फ सीडीएफ है, मतलब राइट नहीं, कॉन्टिन्यूअस तुमने क्या होगा। बोला, एक मिनट बोलो, तुम बोला 1 माइनस जी माइनस एक्स को जी ऑफ एक्स करेंगे, इसको क्यों करेंगे जी ऑफ एक्स?
नहीं नहीं वो नहीं करेंगे सर, क्यों करेंगे? नहीं नहीं उसने बोला ये क्यों करेंगे सर CDF हाँ CDF तो क्यों करेंगे ये F minus X equal to 1 minus FX. ओके F माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स, ये कहाँ तुमने पढ़ा है? ये तुमने नहीं कहा ये तो नहीं, ये तो सर मैं ये सर उसमें होता है एक्चुअली, ये जब सिमेट्रिक नॉर्मल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जब सिमेट्रिक होता है जीरो के अबाउट। यस सर ये उसमें होता है, ये सब वही मैंने प्रॉपर्टी लगाई। अब मुझे ये बताओ अगर इसमें x को इन्फिनिटी चेंज करोगे तो क्या, x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या वैल्यू देगा ये? बताओ, जीरो देगा ना f इन्फिनिटी पर? यस सर जीरो जीरो देगा। तो इन्फिनिटी पर जब जीरो दे रहा है तो ये कहीं CDF हो जाएगा? तब तो नहीं होगा। तब क्यों इतना परेशान हो? कंटिन्यूअस ये पहले बेसिक जाओ, बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से जाओ, कंटिन्यूअस तो बाद में चेक करने वाली प्रॉपर्टीज होती है। नहीं सर, सर यहाँ पे 2 CDF दिए हुए हैं और उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सर, किसी एक CDF में तो चेक कर सकते हैं पर्टिकुलरली। वो अभी होता अगर उसका कोफिशिएंट का सम 1 हो जाता। मैं इसको h ऑफ x मानता हूँ, ठीक है। और ये बताओ अगर h ऑफ x इज अ CDF देन x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू देगा ये 1 देगा वैल्यू की नहीं? लिमिट 1 1 हाँ। ये कुछ भी हो तो अगर ये फंक्शन है इसका तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी होगा। ये g एक क्युमुलेटिव फंक्शन है तो ये माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू देगा, ये 1 है तो ये क्या वैल्यू देगा फाइनली? ये 0। ये तो 1 वैल्यू ही दे रहा है यार, एक मिनट, ये 1 माइनस 0 प्लस 1, ये तो 1 वैल्यू दे रहा है। कौन कर रहा है? ये तो 1 ही दे रहा है ना। यस सर 1 दे रहा है। यस सर 1 दे रहा है। मैं बोला ना क्वेश्चन इजी तो नहीं बनाएंगे, इतना कुछ ना कुछ हो सकता है राइट कंटिन्यूटी चेक करना पड़े, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे देखो, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो कि 1 माइनस 1 जीरो होगा सर, माइनस ये भी जीरो ही मिलेगा सर, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। हाँ ठीक है, अब आओ, 2 हो गए ना, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे थे? राइट कंटिन्यूटी। राइट कंटिन्यूटी चेक करो, h ऑफ x की राइट कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x 0 प्लस x प्लस कर लो। ओके सर, 0 प्लस क्यों कर रहे? h ऑफ x ओके। देन तुम इसको जब चेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 एंड 1 माइनस g ऑफ माइनस x प्लस देन प्लस f ऑफ x प्लस। ओके तो हाँ बताओ अब सर मैं जीरो इसलिए ले रहा था कि अगर हम जीरो के रेस्पेक्ट में देखें तो माइनस 0 प्लस जब होगा तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो तब मुझे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा कि gx वहाँ पे राइट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो मुझे hx अगर ठीक है तुम 0 प्लस ले रहे थे तो यहाँ x प्लस जो होगा वो भी तो माइनस x से वो हो जाएगा ना। हाँ वो भी हाँ हो सकता है। वो जीरो लेने से क्या होता है कि मुझे ऑब्जर्वेशन थोड़ा ऑब्जर्वेशन क्लियर फाइंड होगा। ठीक है 0 प्लस पे बात करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस जी ऑफ माइनस 0 प्लस। ओके देन एफ ऑफ जीरो उसने दिया नहीं लेकिन 0 तुम यहाँ पर मानो कि 0 एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब हाँ अब बोलो तुम्हारा क्या कहना था कि ये तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं होगा, राइट कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते जीरो, क्योंकि माइनस के रेस्पेक्ट में तो नहीं बोला जा सकता है।
एफ 0+ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जी एक्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और नॉट? नहीं बोला जा सकता सर। जब जी ऑफ माइनस एक्स नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वो कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बना सकता। नहीं सर, अगर प्रोडक्ट में दिया होगा तब बन जाएगा ना। प्रोडक्ट में जी ऑफ माइनस, अगर जी ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एंड जी ऑफ माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं में नहीं दिया। नहीं, जी ऑफ माइनस नहीं सर, नहीं होगा। लेकिन एफ अगर माइनस दिया रहेगा वो हो जाएगा, मैं वो बोलना चाहता हूँ कि एफ अगर एफ सिंस एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो राइट लेफ्ट कहीं पे भी माइनस बैठा या तो होगा ही होगा, मैं वो बोलना चाहता हूँ। जी नहीं होगा, जी माइनस एक्स कभी नहीं होगा। सर आप सुनाई नहीं दे रहे हैं, आपको बात। हाँ मैं बोल नहीं रहा था अभी। तो जी ऑफ माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ में आया सबको? देखो उसने एफ पर एक और कंडीशन दी है कि एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस उसने बोला, ठीक है कॉन्टिन्यूअस है ये। तो अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब क्या, इसका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस ही फंक्शन जाएगा। इसमें मिक्सचर टाइप तो है नहीं, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस टाइप तरह से है ये, है ना। लेकिन उसने जी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो जी के बारे में जब उसने नहीं बोला है तो जी को तुम क्या कह रहा है वो कि जी राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जीरो पर, तुम ये बोले हो नहीं ना। सर, हाँ नहीं, हम जी के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर, देखिए सर, अगर मुझे माइनस एक सब्स्टिट्यूट करना है हम्म, तो अगर जी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता हम्म, तो तब हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में। जब हम माइनस एक्स बैठा रहे हैं तब अगर उसको पीडीएफ सीडीएफ होना चाहिए तो उसमें लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। तो मतलब जी ऑफ जी, माइनस एक्स नॉट ए लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ मतलब जी ऑफ एक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है अगर, तो जी ऑफ माइनस एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से तो माइनस में कभी नहीं होगा। जी ऑफ एक्स अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। मान लो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो जी ऑफ माइनस एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। देखो इन्फिनिटी की वैल्यू तो चेक कर, माइनस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू दे देगा ये। जी ऑफ एक्स, पहला दो पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, पहला दो जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, कैसे लेकिन नहीं कोई सेटिस्फाई कंटिन्यूअस होगा, में ही दिक्कत नहीं होगा। सेटिस्फाई होगा। जब तुम लिमिट एक्स टेंस माइनस इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हम्म। आएगी, जबकि ये आनी चाहिए 0। कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा, नहीं 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 होगा, नहीं होगा, हाँ ठीक। हाँ, उसमें से ही बोल सकते हैं, ओके सर। सिमिलर लॉजिक 2 भी नहीं होगा कि 2 होगा, बताओ 2 होगा या नहीं। सर टू दिया, क्या दिया हुआ है, टू फंक्शन थोड़ा लिखिए। टू लिख, मैंने फंक्शन लिख दिया। मान लो इसको हाँ एच टू, ऑफ, ये भी एच ऑफ एक्स है। तो सर होगा सर, टू तो होगा। 2 होगा, श्योर हो? हाँ देखिए सर, करके देखिए, होगा सर टू। अच्छा एफ यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है ना। एक कॉन्टिन्यूअस है तो टू होगा।
लेकिन मुझको ये बताओ, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही नहीं है, तो कैसे तुम बोल रहा कि होगा? सर एक माइनस एक्स होता है, देखिए सर मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं भाई। एफ ऑफ माइनस एक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही नहीं है। ये भाई एफ अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलो एच ऑफ एक्स। इसमें ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। यस सर। तो इसमें सर आप इसको सर इस तरीके देखिए, ये पूरा एक फंक्शन है, मतलब 1 - f(-x) g(x). आप यहाँ पे सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि एफ एक्स को लेके मत सोचिए कि अगर हम इन्फिनिटी बैठा है तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, इस तुम्हारे तरीके से अकॉर्डिंग तो सोचते हैं, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड ही कर जाएगा। देखो ये माइनस इन्फिनिटी जो जैसे रखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी पर 1 1, ये 0। तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देगा ये? माइनस इन्फिनिटी पे ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 0 ही होगा सर। देखिए ठीक है, वो तो श्योर है कि वो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी इस पे और होती है ना कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग, हाँ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना एच एक्स। तो हाँ सर, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या? एच ऑफ एक्स, अगर एक्स से बड़ा मैं कोई पॉइंट वाई ले लूँ, एक्स से बड़ा वाई ले लूँ, तो एच ऑफ एक्स से बड़ा होना चाहिए एच ऑफ वाई। ओके, इफ एक्स इज ग्रेटर वाई। तो इसको थोड़ा चेक करो, ये ऐसा पॉसिबल है? 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। सर डेरिवेटिव कर दीजिए ना, डेरिवेटिव से ज्यादा। ठीक है, डेरिवेटिव तुम कह रहे हो, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ प्लस ये स्मॉल में, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया, प्लस जी ऑफ एक्स। देन बताओ अब, और सॉरी, जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा पहला टर्म, ये आएगा डेरिवेटिव 1/2 एफ ऑफ माइनस एक्स। अब क्या कह रहे हो, बोलो, डेरिवेटिव कर दिया तो अब कैसे चेक करोगे इसमें नॉन डिक्रीजिंग? ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। डेरिवेटिव में नॉन डिक्रीजिंग हम तभी चेक करते हैं ना जब एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, तभी हम बोलते हैं कि दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। बोलो। यहाँ से तो नहीं बोला जाएगा, पॉजिटिव नहीं बोला जाएगा। हाँ सर, ये तो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया, एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया। एफ ऑफ माइनस उसको तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे कह सकते हो? हम इसलिए कह रहे हैं कि सर एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, ओके। तो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है हाँ, तो बताओ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन जी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तुम कैसे किए जो ये कंटिन्यूअस है? इसके रिस्पेक्ट में बोलो भाई। ठीक है, डेरिवेटिव नहीं करो, वैसे चेक करो, नॉर्मली चेक करो।
जीरो पर ये देखो, जीरो पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। जीरो पर देखो, जीरो मान लो कि जीरो एक बिलोंग कर रहा है एक्स और वाई दोनों, मतलब एक्स पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जीरो पर चेक करो, ये वो बनेगा कंटिन्यूअस। जीरो पर राइट कंटिन्यूटी, राइट कंटिन्यूटी बोलो जीरो प्लस एंड जीरो, जीरो एंड जीरो प्लस पर ये इक्वल आए, तो जीरो माइनस हो, जीरो प्लस हो जाएगा एंड माइनस जीरो प्लस, तो माइनस जीरो प्लस जो होगा ये कभी जीरो के इक्वल होगा। माइनस जीरो प्लस मतलब जीरो से बिगर वैल्यू ना, ये तुम बोल रहे थे ना, क्यों? हेलो, चला गया क्या जो अभी बोल रहा था? हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, तुम ये बोल रहे थे ना कि जीरो माइनस जीरो प्लस जो होगा इससे ये बिगर होगा एफ ऑफ जीरो माइनस ये बोल रहे हो ना तुम? ओके। और तुम्हारा एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है कि एक्स लेस जीरो है जो जीरो पर डिफाइन है, ऐसा रैंडम वेरिएबल तुम मतलब मान रहे हो, ठीक है ना? ओके, इसके आगे डिफाइन है ना पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल, मेरे कहने का मतलब ले रहे हो ना? बोलो। सर हम थोड़ा करके देख रहे हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है, करो। और किसी को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है ये? और किसी को कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन पे? सर ये जो f जो है वो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है सर तो एक चीज पूछनी थी, ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है और कंटिन्यूअस फंक्शन, इनमें रिलेशन क्या होता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन और कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता। ओके। पहले तो देखो इसमें ऐसा है कि एफ और जी को देखो, ये क्वेश्चन एक काउंटर एग्जांपल की तरह से होगा। एफ और जी एक ऐसा कॉम्बिनेशन सोचो, एफ और जी ऐसा एग्जांपल हो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, और फिर उनका एक ऐसा फॉर्म का सीडीएफ बना लो जो ना हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तब तुम फाइनली कह दोगे कि एफ आर। तो बस तुम्हें एफ और जी को खोजना है कि एफ और जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो बट इसका ये कॉम्बिनेशन ना हो। सर इसमें नेसेसरी कंडीशन बोले, नेसेसरी में तो सब 4 ही होती हैं। हाँ, तो नेसेसरी में 4 कंडीशन तुम कह रहे हो, तो 4 में जैसे तुमने 4 कंडीशन नेसेसरी होती है नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग राइट कंटिन्यूटी 2 कंडीशन अगर फुलफिल है तो 2 मेनली नॉन डिक्रीजिंग राइट कंटिन्यूटी फेल कर रही होगी इसमें एच ऑफ एक्स। यस सर। सर मेनली थर्ड ही प्रॉब्लम करती है, राइट कंटिन्यूअस। सर ये तो ये सही है सर, देखिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है कि जो लास्ट वाला होगा वो होगा कि नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग दिखाना है हमें। हाँ मतलब यही बात है कि मुझे इंक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा। तो अभी देखिए मुझे इंक्रीजिंग दिखाना है एच एक्स को, तो यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि एफ एक्स को अगर हम एफ एक्स पहले से ही मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर हम उसके बाहर माइनस ले रहे हैं तो वो तो इंक्रीजिंग ही होगा, और जी एक्स भी सी डी एफ है तो वो भी इंक्रीजिंग होगा, तो प्लस 1 हो रहा है पूरा इंक्रीजिंग ही रहेगा। इस हिसाब ऐसे सोचना पड़ेगा सर, वहां से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और राइट कंटिन्यूटी, राइट कंटिन्यूटी सर होगा क्योंकि जी एक्स तो राइट कंटिन्यूअस पहले से ही दिया हुआ है, और एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट राइट दोनों ही कंटिन्यूअस होगा। नहीं, राइट कंटिन्यूटी चेक करना, राइट कंटिन्यूटी का मतलब है कि एच ऑफ, हाँ सर देखिए अगर मुझे
एफ एक्स राइट कंटिन्यूअस चाहिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी राइट कंटिन्यूअस ही चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ, अगर कंटिन्यूस तो है तो राइट प्रैक्टिकली कंटिन्यूस तो होगा। जब हम माइनस एक्स ले रहे हैं तो एक्चुअल वो एक्स के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हो रहा है, तो एक्चुअल लेफ्ट कंटिन्यूअस तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हाँ हाँ मुझे तो बोला गया है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में राइट कंटिन्यूअस तो हो रहा है। लेकिन जी के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है। नहीं, जी तो ये तो जी एक्स ही दिया हुआ था, जी तो ऑलरेडी हाँ, राइट कंटिन्यूअस है पहले से, तो यहाँ पे तो हाँ, जी एक्स दिया हुआ है, जी तो सीडीएफ दिया हुआ है पहले से। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एफ मतलब एफ एक कंटिन्यूअस है, तो माइनस एक्स प्लस जो होगा ये दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हाँ है, सर। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है एफ, तो हाँ सही दो, ये तो कंटिन्यूअस है। अगर एफ कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो चाहे वो बड़ी वैल्यू उस पर बड़ी वैल्यू और इससे लेस वैल्यू, तो भाई ये कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट कंटिन्यूअस दोनों एग्जिस्ट ही कर जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, हाँ हाँ, दोनों इक्वल भी होगा। दोनों इक्वल ही होगा, तो वही तो बात है। लिमिट का डेफिनेशन ही तो ये है, कॉन्टिन्यूअस मतलब राइट लेफ्ट और लिमिट तीनों इक्वल होना चाहिए। एंड नॉन डिक्रीजिंग भी शो कर दिया कि एफ ऑफ अगर एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इंक्रीज हो डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है देन माइनस हाँ, तो मल्टीप्लाई उससे करेंगे पहले तो माइनस है, तो वो हम ओवरऑल कह सकते डिक्रीजिंग हो हैं। जाएगा। सही लॉजिक है तुम्हारा। भाई किसी को समझ ना आए तो पूछो इस पे सेकेंड ट्रू कैसे है। देखो सेकेंड उसने इस बेसिस पे ट्रू किया है जिसने बताया है, वो कह रहा है कि देखो दो प्रॉपर्टी तो होल्ड ही कर रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी अब उसने होल्ड कराया, और एक चीज दिया है कि एफ एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो अगर एफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो माइनस एक्स के नाइबरहुड में हम प्लस में देखें चाहे माइनस में देखें, ये सारी लिमिट इसकी इक्वल आएगी ना, बिकॉज एफ एक कंटिन्यूअस है, एफ कंटिन्यूअस है, तो एफ माइनस एक्स प्लस इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, तो ये। और पीछे वाले एग्जांपल में क्या था, एक्चुअली में पीछे वाले एग्जांपल में जो था तो जी कंटिन्यूअस नहीं था, तो जी ऑफ माइनस एक्स प्लस ये और ये इक्वल कैसे होंगे, ये वाला वो नहीं बोल सकते थे ये जी क्वेश्चन के था, ठीक है, जी के बिकॉज जी कंटिन्यूअस तुम्हारा नहीं था। ठीक है, सेकेंड तो ट्रू हो गया, और उसके बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये होगा या नहीं बताओ। होगा सर, ये तो सही सही होगा। ये इसलिए होगा कि इंडिपेंडेंट एक तरह से मान सकते हो, है ना, हाँ, इंडिपेंडेंट वाले हो दोनों जाते। इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, डी वाला आप दिया था तुम्हारा फोर्थ नंबर जो दिया था, वो है मान लो एच ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इन 1 माइनस जी ऑफ एक्स, ये है या नहीं। नहीं होगा, क्योंकि अगर हम माइनस इन्फिनिटी बैठाएंगे तभी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस इन्फिनिटी में 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एच एक्स में अगर हम माइनस इन्फिनिटी बैठाए, माइनस इन्फिनिटी पे 1 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट निगलेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट ही फॉल्स हो रहा है। एच ऑफ माइनस इन्फिनिटी 1, बिकॉज ये माइनस इन्फिनिटी 0, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सो तुम्हारा थर्ड ट्रू है, थर्ड एक इंडिपेंडेंट की तरह है, सोच लो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रैंडम है। अब सेकेंड भी ट्रू है, फर्स्ट ट्रू नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को अब डाउट हो तो बताओ इस पे। सर फर्स्ट और सेकंड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो फर्स्ट में एक्चुअली में ये है कि अगर देखो एक्चुअली में उसने एक कंडीशन और दे दिया, उसने ये तो बोल ही दिया साथ में कि एफ और जी तुम्हारे सीडीएफ है, तो सीडीएफ का मतलब ये थोड़ा है कि सीडीएफ है तो एफ तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, सीडीएफ का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअस ही रैंडम वेरिएबल, मतलब कंटिन्यूअस ही है।
जरूरी एफ और जी मिक्सचर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसने एक कंडीशन और दे दिया कि एफ तुम्हारा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है तो एफ कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, एफ कॉन्टिन्यूअस है तो एफ कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि एफ के जितने भी लिमिट पॉइंट हो, मान लो माइनस एक्स पे मैं इसके लिमिट पॉइंट चेक करता हूँ, तो माइनस एक्स प्लस भाई माइनस एक्स पे ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ओके। लेकिन जी को उसने बोला है, जी को जी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो जी को हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी माइनस एक्स जो होगा वो प्लस इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स हो सकता है, माइनस एक्स और माइनस एक्स से बिगर वैल्यू जो आए वो हो सकता है एक जंप पॉइंट मिल जाए। बात समझ में आ रही है, जी एक मिक्सचर हो जाए, लेकिन एफ तो मिक्सचर है नहीं, क्योंकि उसने हमें एक कंडीशन लगा दिया कि एफ इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जी अगर मिक्सचर सीडीएफ मिल गया तो ये नेसेसरी नहीं है, ये उसने बोला है कि दिस इज नॉट इक्वल इन जनरल, इन जनरल ये इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मिक्सचर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर मिक्सचर में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसके लिए तुमको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम्पल की, तुम ऐसे एग्जाम्पल खोजो जिसमें मिक्सचर इक्वल ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो वहां नहीं मिल सकता, बिकॉज कंटिन्यूअस का मतलब ये लेफ्ट राइट और इक्वलिटी पॉइंट पर तीनों इक्वल। लेकिन जी के बारे में तो उसने कोई कंडीशन नहीं दिया, जी को उसने बोला दिस इज सीडीएफ, सीडीएफ का मतलब है कि ये राइट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है सर, समझ में आया, ओके आगे बढ़े। यस सर। ये कंडीशन की वजह से ये ऑप्शन फॉल्स है। इसके आगे कल करेंगे, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन इजी है, तुम लोग कर लेना, लेकिन कल बता दूंगा मैं। सर हाँ बोलो। सर मुझे वो 1045 वाला क्वेश्चन है ना, जो पहले आपने समझाया, वो ई टू दी पावर माइनस आप जो आंसर आया था, हाँ हाँ मैं हाँ लेट से ज्वाइन किया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो उसमें क्या दिया था कि एक्स के एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 3 कामा मतलब बाइनोमियल के कामा हाफ को, ओके हाफ, हाँ। ओके। और एक रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा एन फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन 1 को, ओके। और ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ओके। ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। अब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू 3 गिवन y इक्वल टू 3 ये बताओ, और y को उसने सेट किया है, y है डिफाइन किया उसने y इक्वल टू एक्स एन। तो बताओ ये नॉर्मल सा बेस थ्योरम है ए और बी, बेस थ्योरम में हम यही करते हैं ना कि ए गिवन बी को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी बी गिवन n इज इक्वल हाँ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3, यही करते हैं ना बेस थ्योरम में। हाँ हाँ सर। अब y की वैल्यू पुट कर दो जो y है, तो y क्या है तुम्हारा x ऑर्डर n इक्वल टू 3। तो अगर अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें निकालना हो ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम यहाँ n एक रैंडम वेरिएबल है, यानी जो रैंडम वेरिएबल यहाँ n कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, xn इक्वल टू 3 करेंगे, गिवन n इक्वल टू n को कोई वैल्यू दे दो और इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी एक तरह से। और यहाँ समेशन लगा दो ओवरऑल n का, जहाँ से n डिफाइन हो, ठीक है। तुम अच्छा सर, यहाँ पे हाँ इसके बाद समझ में आ गया, हाँ लेकिन यहाँ पे सर ऐसे क्या सोच सकते हैं कि जो y है वो हाँ x गिवन n का एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अच्छा किस x किस वाले गिवन इस पे इस फॉर्म पे नहीं, वो जो y जो होगा, यहाँ मैं अगर ये y का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना चाहूँ, अच्छा y का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना चाहो x ऑर्डर n का, हाँ तो ये हाँ ये क्या बोल रहे हो हाँ, तुम, ए मैं बोलना चाहता हूँ जे ए मेरा तो एक्स मेरा है बाइनोमियल, एक्स के जैसा बाइनोमियल है, तो मैं एक्स इन को देखो मैं बता इन रहा हूँ, को हाफ ऐसा नहीं बोल सकता। देखो एक्चुअली में तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ अब बोलो क्या है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, बाइनोमियल इन कोमा हाफ, बाइनोमियल n का हाफ y, क्योंकि पहले एक्स के विद अ रैंडम वेरिएबल हाँ और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कोमा हाफ दिया हुआ है, हाँ
तो उसके बेसिस में यहाँ पे अगर एक्स एन है, एक्स एन कैपिटल एन है, तो हम उसको बाइनोमियल एन कॉमा हाफ नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। रीजन ये है कि बिकॉज एन लिखने को इसलिए नहीं लिख सकते कि जो तुम्हारा के वैल्यू है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नहीं टेक कर सकता। अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू टेक कर रहा है तो वहां तुमको उस रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोबेबिलिटी यही बोलती है। ये जो तुम बोले कि ये फॉलो करेगा एन कामा हाफ को, ये फॉलो करेगा, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इसका निकालना है ना तो इसका निकालने के लिए मिला है कि इसको गिवन करो, पहले एक्स ऑर्डर एन को इसको गिवन करो, इसको गिवन एन करो, कुछ वैल्यू इसकी फिक्स करो, क्योंकि ये एक रैंडम वेरिएबल है ना, तो रैंडम वेरिएबल वेरी ही करता रहेगा। तो ये कहाँ फिक्स, भाई कहाँ फिक्स, तुम एन की क्या वैल्यू फिक्स करोगे, इस एन की, इस कैपिटल एन की क्या वैल्यू फिक्स करोगे बताओ। अगर हाँ, ऐसा ही प्रॉब्लम वो आईआईटी जैम में आया था 2023 को। हाँ हाँ 56 वाला क्वेश्चन, वही दिक्कत है। वही पहले वो x0 दे दिया, सर ने भी समझाया था कि वो हाइपर कोई ज्योमेट्रिक बन रहा हाइपर था। ज्योमेट्री। हाँ सर, वही हाँ बात पूछना है कि वहाँ पे दोनों बाइनोमियल था, हाँ तो x बाई एक्स प्लस वाई वो हाइपर ज्योमेट्री हो जाएगा। हाँ तो मैं सोच रहा था इसमें भी कोई पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता, नहीं, तो उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें तुम्हें ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइनली ये ओके यहाँ n इक्वल टू 0 to ∞, ये तुम्हें सर। फाइंड। और एक प्रॉब्लम है। हाँ मेरे से इसी क्वेश्चन में, इसी सीएसआर नेट में पूछा गया था। हाँ 1047 क्वेश्चन आईडी। इसी पेपर की। हाँ 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 10 पेज नंबर बताओ, आईडी मत बताओ। सर मैं दूसरे पेपर से बोल रहा हूँ, मेरे पास जो है मैंने प्रिंट आउट करके रखा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट उससे बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट सर आपको बोलूँ हाँ क्वेश्चन बोलो। x1 x2 डॉट 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 विद द आईआईडी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हाँ नॉर्मल विद रैंडम x1 x2 2 है, x1 x2 2 है, हाँ ठीक है। दोनों का मीन है दोनों का मीन है 2, एक का मीन है 2 और नहीं, दोनों ही सेमी डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी दोनों ही सेमी डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 और वेरिएंस मीन है 2, वेरिएंस है 3, ठीक है। और कैपिटल एन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 4। अच्छा उस दिन ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, कल बताया तो थे ये क्वेश्चन, एन फॉलो कर सर मैं 2-3 क्लास नहीं था। समझ गया। एक्स आई इक्वल टू 1 to n, इसका वेरिएंस फाइंड करना, ये y इक्वल टू डिफाइन है, वेरिएंस ऑफ y फाइंड। तो देखो इस पे तुम लगा दो वो वाला। हाँ ये वाला फार्मूला जानते हो ना, गिवन वाला। अगर हमें वेरिएंस y निकालना है और x गिवन पता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x कर लो, ओके, प्लस ये या तो वर्ल्ड इक्वेशन से कर दो, लेकिन वर्ल्ड इक्वेशन इसी से मतलब इसी से वर्ल्ड इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो यही है, उसका लॉजिक ही यही है, ठीक है। तो ऐसे लगाओ। अब इसने क्या किया, हमको फाइंड करना है y का, तो y का जो फाइंड करना है, तो y क्या है तुम्हारा, समेशन है, तो ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन सर ये सही है, ये हो जाएगा। हाँ, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि y0 = 0 इफ n = 0, ये वाला कंडीशन क्यों दिया हुआ? ये कंडीशन इसलिए ये कंडीशन इसलिए दिया कि जैसे जैसे तुम यहाँ समेशन लगाओगे और समेशन में जब पहली वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ 0 वैल्यू पुट कर दो जब y = 0 हो जाए, समझ गए। जैसे तुम इसमें तो तुम ये इसलिए डायरेक्ट लगा दे रहे हो कि एक्सपेक्टेशन तुम फाइंड कर ले रहे हो कि ये पॉइसन फॉलो कर रहा है, इसलिए तुम लगा रहे हो। लेकिन पॉइसन का जो एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पॉइसन का जो समेशन होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पॉइसन की रेंज लगाएंगे। जो भी पॉइसन है n = 0 जाएगा ना, जब तो 0 जाएगा जब तो 0 वैल्यू, तो वो इसने बोला है कि जब यहाँ 0 वैल्यू हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 कर दो, बस ये है। अच्छा अभी तो तुम पॉइसन का वो जानते हो, मीन वेरिएंस तो कर ले रहे हो, लेकिन नहीं किसी को पता है तो सीरीज में वो ना हो, कंफ्यूज ना हो। तुम सीरीज लिखना, वहां पर एक टर्म आएगा y0 का, वहां वैल्यू है 0 पुट करना, ये है कह रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ओके ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। हो क्लास एंड करते हैं यहीं पर, कल बाकी होगा। No, sir. Thank you. ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर।